नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणाम सदावर्दे भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस घरवास के दौरान भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा आयोजित इस कड़ी का अगला पुष्प आज हम पूछने जा रहे हैं और आज का विषय आयुर्वेद शिक्षा का युगानुकूल आदर्श। आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए वैद्य जयंतराव जी देवपुजारी आज हमें उपस्थित है। मैं जयवंती जी का परिचय विस्तृत रूप से करना चाहूंगा। आप भारतीय वैद्यकीय शिक्षण संस्थान जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के अंदर भारत सरकार के अंदर आता है, उसके वर्तमान अध्यक्ष हो। विगत 35 वर्ष से आपने आयुर्वेदिक शास्त्र के प्रचार प्रसार में काफी योगदान किया और आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काफी परिचित हो। आयुर्वेदिक की ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने काय चिकित्सा में PhD हासिल किया, जिसमें आपको गोल्ड मेडल मिला था। आपके WHO के साथ में आयुर्वेदिक गाइडलाइंस पे एक्सपर्ट्स काम करने के लिए काफी योगदान दिया है। आपको अमेरिका द्वारा कुछ पेटेंट प्राप्त हुए, जिसमें वाटर डिसइंफेक्शन और उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपके साथ में 30 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संशोधन पत्र प्रसारित है। आपने 50 तथा उससे अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। आपको आपके जीवन काल में कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आप ख्याति प्राप्त हो। विगत कुछ दिनों से आपने भारत के भीतर और तथा बाहर आयुर्वेदिक शिक्षा और उसकी प्रणाली का काफी प्रचार किया है। 2019 में नवंबर में आपको कजाकिस्तान में वहां की चिकित्सा पद्धति और मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंस्पेक्टर के रूप में बुलाया गया था। आप संघ के स्वयंसेवक रह चुके तथा केरल में संघ के प्रचारक रूप में भी आपका योगदान रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज इस विषय पे आप हमें मार्गदर्शन नहीं रहने दो। सभी श्रोताओं को मेरा विनम्र प्रणाम। आज का मेरा विषय है, यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा का युगानुकूल आदर्श क्या हो सकता है, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द मैं समझता हूँ कि युगानुकूल है। युगानुकूल का अर्थ यह होता है कि यह प्रासंगिक भी हो और उपयोगी भी हो। अब इसमें फिर से हम इसको और उसका विस्तार करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि वर्तमान वैद्यकीय शिक्षा से ये प्रासंगिक होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार की वैद्यकीय शिक्षा है। एलोपैथी की है, होम्योपैथी की है, नेचुरोपैथी की है, योगा और बहुत सारी, तिबेटियन है, यूनानी है, सिद्धा मेडिसिन है। इन सभी के साथ में वह प्रासंगिक होना चाहिए। नंबर एक, समय के साथ प्रासंगिक होना चाहिए। जिस समय में हम जीते हैं उस समय के साथ वह अनुकूल होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात युगानुकूल होने की यह रहती है कि वह समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। यदि समाज के लिए वो उपयोगी नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जरूरतों को पूरा करने में वह उपयोगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि समय के अनुसार और काल के अनुसार विशेष रूप से देश की जो आवश्यकताएं वो बदलती जाती है, समाज की आवश्यकताएं वो बदलती जाती है, और उसके अनुसार इसमें बदलाव यदि होता है तो ही यहाँ टिकता है कोई भी शास्त्र या कोई भी वैद्यकीय शास्त्र या कोई भी शास्त्र। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें विशेषता ये है कि जो शिक्षा प्राप्त करने वाला है इस शिक्षण पद्धति से, उसके भरण पोषण करने में ये शिक्षा पद्धति सक्षम होनी चाहिए। इसलिए युगानुकूल इस शब्द के अंतर्गत इतनी सारी चीजें सभी आती हैं, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। अभी आयुर्वेद शिक्षा की कुछ विशेषताओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मैं जो समझता हूं वो इस प्रकार है कि गुरुकुल पद्धति से कुलगुरु पद्धति में परिवर्तित होने वाली जो भी गिने चुने भारतीय शास्त्र है उनमें से आयुर्वेद एक है। हम जानते हैं कि गुरुकुल पद्धति से इसकी पढ़ाई होती थी, लेकिन इसका मैं इतिहास भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आज के यूनिवर्सिटी सिस्टम में, आज की विद्यापीठ व्यवस्था में हम उसको कुलगुरु सिस्टम बोलते हैं। कुलगुरु सिस्टम में इसका परिवर्तन होते गया और ऐसे बहुत कम शास्त्र है, ऐसे बहुत कम विद्या शाखाएं हैं जिनको इस प्रकार का परिवर्तन मैं कहता हूं कि झेलना पड़ा है। अभी हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 10वीं सदी से 4वीं सदी तक करीबन, ये मोटा मोटी तौर पर मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली मत मानिए,
लेकिन इसका यदि हम विचार करते हैं या फिर वैदिक काल का विचार करते हैं तो गुरुकुल पद्धति से इसका अध्ययन और अध्यापन होता था। रामायण महाभारत काल में भी गुरुकुल रहा करते थे, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन बुद्ध काल में भारत में कई विद्यापीठों का निर्माण हुआ। उसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि अनेक विद्यापीठ जगह जगह पर छोटे बड़े हुआ करते थे। उसमें भी ये आयुर्वेद का विषय जो था, आयुर्वेद की शिक्षा थी, वो समाहित थी। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरुकुल पद्धति में भी ये पद्धति से भी आयुर्वेद पहले सिखाया जाता था, और जिसको हम विद्यापीठीय शिक्षण जो बौद्ध काल में हुआ करता था, उसमें भी ये आयुर्वेद का शिक्षण हमेशा हुआ करता था। इसके बाद में हम देखते हैं कि 5वीं सदी से 18वीं सदी तक, यह भी बहुत बड़ा कालावधि है, इसमें विद्यापीठ नष्ट हुए, जो हम सब जानते हैं, ग्रंथालय जला दिए गए, और फिर से छोटे छोटे गुरुकुलों में इसका जो है वो अध्ययन शुरू हुआ। अब इसके बाद में ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल की ये विशेषता रही कि उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को प्रयत्न पूर्वक समाप्त किया। अब इसमें आयुर्वेद भी अपवाद नहीं था। जिस प्रकार से पहले आयुर्वेद पढ़ाया जाता था, उससे ये जो शिक्षा पद्धति से वो हटने लगा। और इसी के साथ साथ और एक बड़ी चीज हमको ध्यान में आएगी कि एलोपैथी का प्रसार, ये उसी समय, एलोपैथी तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन एलोपैथी का जो प्रसार है विशेष रूप से सरकार के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से बड़े जोरों शोरों से होता गया। सन 1900 तक आयुर्वेद और एलोपैथी ये दो करीब करीब समकक्ष थे, लेकिन जैसे पेनिसिलिन का शोध लगा, उसके बाद में ये चित्र बदलता गया, और एलोपैथी की जो प्रगति है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती गई। उसके साथ में अन्य भी, आप सब लोग जानते हैं कि अन्य भी कई कारण है कि एलोपैथी एक दृष्टि से आयुर्वेद से आगे गया, ऐसा जो चित्र है वो इस समय निर्माण हुआ। लेकिन फिर भी इसके पहले, यानी 1900 के पहले का यदि हम विचार करते हैं तो उसको उसमें हमें ध्यान में आएगा कि ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को तो समाप्त किया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी शिक्षा पद्धति, जो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति हम जिसको बोल सकते हैं, मैकॉले की शिक्षा पद्धति हम लोग जिसे बोल सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। जैसे हम देखते हैं कि 1824 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब ये संस्कृत कॉलेज की विशेषता ऐसी थी कि इसमें आयुर्वेद और एलोपैथी साथ में पढ़ाया जाता था, और इनके जो प्राचार्य थे वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, डॉक्टर टेलर नाम था उनका, और उन्होंने करीब करीब 20 साल तक इसको बहुत अच्छे से चलाया। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं था, कंपनी सरकार का यहाँ पर प्रभाव था, और वो इस देश को या उस इलाके को चलाती थी। इस कंपनी सरकार ने 1843 के आसपास इसके ऊपर एक कमिटी बिठाई, और इस कमिटी को ये कार्य दिया गया है कि क्या आयुर्वेद और एलोपैथी साथ में सिखाई जा सकती है या नहीं। और वो कमिटी ने ये रिपोर्ट दिया कि नहीं, इनकी विचारधारा भिन्न होने के कारण, इनकी विचार परंपरा भिन्न होने के कारण इनको साथ में सिखाया नहीं जाता। मैं 1840-45 की बात कर रहा हूँ, 43 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये लिखा गया, और उस समय ये एलोपैथी और आयुर्वेद का जो शिक्षा है वो अलग की गई। और उसमें दुर्दैव की बात ये रही कि आयुर्वेद के शिक्षण को संस्कृत की पाठशालाओं के साथ जोड़ा गया बाद में, जहां पर अस्पताल की सुविधा नहीं थी, और एलोपैथी की जितनी भी शिक्षा थी वह अस्पतालों के साथ जोड़ी गई, और उसका जो प्रभाव था वो हम सब लोग आगे जाके उसके जो भी परिणाम हुए वो हम सब लोग जानते हैं। उस समय समाज की रचना भी कुछ इस प्रकार थी कि समाज का जो उच्च वर्ग कहलाया जाता था वो ये डिसेक्शन और शव विच्छेदन, भले ही सुश्रुत ने उसका वर्णन किया था, सुश्रुत ने खुद उसका किया था, कई सालों तक, कई सैकड़ों सालों तक वो परंपरा चलती आई, लेकिन बाद में वो नष्ट हो गई। तो अंग्रेजों के जमाने में जब पहले किसी उच्च वर्णीय विद्यार्थी ने शव विच्छेदन किया, उस समय ऐसा कहते हैं कि तोपें उड़ाई गई उनके सम्मान में। तो इस प्रकार से ये कुछ परिवर्तन का काल था भारतीय शिक्षा के लिए, एलोपैथी की शिक्षा के लिए, ऐसा उस समय माना गया था। अभी इसके बाद की यदि हम रचना देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि भारतीयों ने भी जिस प्रकार से
स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए प्रयास जारी किए, वैसे भी ये जो शिक्षा है, शिक्षा का जो अंग्रेजीकरण होता जा रहा है, उसके विरोध में भी कई लोगों ने काम करना शुरू किया। जैसे 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। यही गुरुकुल कांगड़ी में 1914 में आयुर्वेद विद्या शाखा की स्थापना हुई और 1921 में गुरुकुल कांगड़ी में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हुई। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू में जो विद्यापीठ की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, उसकी कहानी तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उस विश्वविद्यालय में 1928 में पहला आयुर्वेद कॉलेज निकाला गया। फिर 1938 तक बहुत छोटी छोटी ऐसी संस्थाएं थी, कहीं बड़ौदा की थी, कहीं पूना की थी, कहीं दिल्ली के आसपास की थी। वो छोटे छोटे कोर्सेस करवाकर, कोर्सेस भी नहीं रहते थे उस जमाने के, जो वैद्य रहते थे उनके पास जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता था उसकी कोई छोटी मोटी परीक्षा लेकर उस परीक्षा के आधार पर उनको कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता था। और ये जो सर्टिफिकेट की जो भाषा थी वो सभी संस्कृत थी। जैसे आयुर्वेद तीर्थ है, आयुर्वेद प्रवीण है, आयुर्वेद भास्कर है, आयुर्वेद रत्न है, इस प्रकार की जो भी सर्टिफिकेट्स है वो इन संस्थाओं द्वारा दिए जाते थे। और ये जो विद्यार्थी है उस जमाने के जो वैद्य रहते थे उनके पास काम करके आयुर्वेद सीखते थे। और सिर्फ काम करके आयुर्वेद नहीं सीखते थे, उसके साथ में उनका संस्कृत का अध्ययन होता था, उसके साथ में दर्शन शास्त्र का उनका अध्ययन होता था। क्योंकि आयुर्वेद सीखना है तो ये सब चीजें सीखने की बड़ी आवश्यकता और बड़ी प्रासंगिकता उस समय मानी जाती थी। अभी मैंने जैसा कि कहा कि 1938 तक ये सब चलता रहा, लेकिन 1938 में उस जमाने का जो बॉम्बे प्रोविंस था, जो मुंबई इलाका था, उसमें वैद्यों के पंजीकरण का चलन शुरू हो गया उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे आज हम रजिस्ट्रेशन नाम से जानते हैं। ये रजिस्ट्रेशन के बिना किसको भी वैद्य या डॉक्टर कहा नहीं जाता, इतनी उसकी आवश्यकता, यानी इतनी उसकी महत्ता है उस रजिस्ट्रेशन की। उसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले 1938 में मुंबई इलाके में शुरू हो गई। अब इसमें ये रजिस्ट्रेशन देते समय ये रचना ऐसी है कि उसकी शिक्षा कितनी हुई है, इसका कोई सर्टिफिकेट उसको समान यदि होगा तो उस क्लॉज में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ व्यवस्था अभी भी चल रही है। तो उसके आधार पर उन्होंने जिस प्रकार के, उस समय के ब्रिटिश सरकार ने उस समय के जितने भी आयुर्वेद की इस प्रकार से सर्टिफिकेट्स मिले थे लोगों को जो संस्कृत में थे, उनको सबको निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के बाद उन्होंने सभी को एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने एक DASF नाम का, यानी डिप्लोमा इन आयुर्वेद स्टेट फैकल्टी नाम से एक डिग्री या सर्टिफिकेट देना शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद में उसका जो परिवर्तन है वो GFAM नाम की डिग्री में हुआ है। वो इसका मतलब है ग्रेजुएट इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इस प्रकार से जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन और पदवी परीक्षा और पदवी दान का जो कार्यक्रम है और पदवी का नामकरण है, इसका जो है ये एक छोटा सा इतिहास मैंने आपको बताया है। यह जो काम था या यह जो अवस्था थी वो 1938 में शुरू हुई, लेकिन वो चली 1970-71 तक। 1970-71 तक, यानी हमको स्वातंत्र्य मिलने के बाद कई सालों तक यही पुरानी व्यवस्था जो ब्रिटिशों ने करके रखी थी उसका चलन रहा। लेकिन 1971 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिसका कि मैं आज चेयरमैन हूँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उसकी स्थापना हुई हमारे क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत। 1970 का एक्ट उसको कहते हैं, CCIM एक्ट। और उसके तहत ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की स्थापना हुई। और इसके कारण ये भारत का जितना भी आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध मेडिसिन का जितना भी शिक्षा है, उसका सुसूत्रीकरण हो गया। पूरे भारत में एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, इस प्रकार का जो विचार है ये इसके पीछे था। उसके लिए उस जमाने के जो बहुत बड़े वैद्य थे उन्होंने इसके लिए बहुत भरकस प्रयास किए।
और इस प्रकार से 1971 को ये CCIM का एक्ट पास हुआ और सबसे पहला BA-MS डिग्री का कोर्स यानी सिलेबस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका जो पहला सिलेबस है वो 1973 में लागू हो गया। इसके बाद में ये नई प्रकार की जो आयुर्वेद की शिक्षा जो आज हम देखते हैं कुछ मात्रा में, एग्जैक्टली वैसी नहीं है, कुछ बदलाव तो बीच में होते गए, लेकिन इस शिक्षा का जो प्रारंभ है वो 1973 में शुरू हुआ। अभी हम लोगों को एक और विशेषता की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जैसे ये गुरुकुल सिस्टम में से ये कुलगुरु सिस्टम में जब इसका ट्रांसफर हुआ या CCIM की जो स्थापना हुई और उसके बाद में जो बदलाव आए या उसके पहले भी जो बदलाव आते गए जो अंग्रेजों के जमाने में थे, उसमें हम लोगों ने क्या खोया, यानी आयुर्वेद इस दृष्टि से, आयुर्वेद शास्त्र इस दृष्टि से हमने क्या खोया, व्हाट वी हैव लॉस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड। हम लोगों ने क्या क्या खोया, इसके यदि हम बिल्कुल छोटा सा एक उदाहरण देंगे तो कुछ जो स्किल्स रहते थे वैद्यों के पास में वो खोए गए। जैसे उस जमाने में नाड़ी परीक्षा पर बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था, मूत्र परीक्षा पर यानी अष्टविध परीक्षा जो है वो आयुर्वेद की, उसके ऊपर बहुत जोर हुआ करता था। और वो उस जमाने में भी, उस जमाने में ही नहीं तो अभी अभी तक यानी 30-40 साल तक वह जो परंपरा है वो हमको देखने को मिलती थी। मैंने ऐसे कई वैद्य देखे हैं कि जो सिर्फ मूत्र की परीक्षा करके कौन सा रोग हुआ ये बताते थे और उसमें उनकी महारत थी। उसका एक शास्त्र भी है, तैल बिंदु परीक्षण नाम से आयुर्वेद में है। आजकल वो कंप्यूटर के आधार पर लोगों ने उसके वो भी बनाए हैं, उसके मॉडल वगैरह भी बनाए और उसकी स्टडी भी चल रही है। लेकिन उस जमाने में सिर्फ नाड़ी परीक्षा ही नहीं, अन्य प्रकार की बाकी मल मूत्र जिह्वा परीक्षा, नेत्र परीक्षा, इसके आधार पर ये वैद्य जो है ये बहुत अच्छा निदान कर लेते थे। ये जो हमारी परंपरा है स्किल्स की, मैं ज्ञान की नहीं बोल रहा हूँ, स्किल की, ये स्किल की जो हमारी परंपरा है ये कहीं पर तो अभी खंडित हो गई। और आज के तारीख में जिस प्रकार से हम पुराने वैद्यों से नाड़ी परीक्षा की बात कहते हैं, कहानियां सुनते हैं, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है, ये हम सब लोग जानते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज आयुर्वेद के विषय में या कई भारतीय शास्त्रों के विषय में थी कि ब्रिटिश आने के पहले ये सभी जितने भी शास्त्र थे ये समाज नियंत्रित व्यवस्था से नियंत्रित किए जाते थे। उसमें राजा का कोई कहना नहीं था, यानी कौन सा गुरुकुल चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है, किस विद्यार्थी को वहां पर एडमिशन देनी है, किस नहीं देनी है, इस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं हुआ करता था। यह जो ये समाज निश्चित करता था। इसलिए मैं आवश्यकता के अनुसार, जैसे दाई की प्रथा है, ये सिर्फ वैद्यों के लिए नहीं, दाई की प्रथा हमारे समाज में जो चलती थी कि वो जचकी का काम करती थी, डिलीवरीज करती थी, तो ये जो ज्ञान है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जाता था या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाती थी। इसलिए वहां एम्प्लॉयमेंट का कभी प्रॉब्लम नहीं था, एम्प्लॉयमेंट का कभी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जरूरत से ज्यादा निर्मित ही नहीं होती, चाहे वैद्य की हो, चाहे दाई की हो, चाहे परिचारक की हो, चाहे औषध निर्माता की हो, किसी की भी हो। तो ये समाज नियंत्रित होने के कारण और समाज उसका पालन करने के कारण इसका जो एक नियंत्रण जो समाज में था, ये नई व्यवस्था में ये शासन नियंत्रित हो गया। अभी हम देखते हैं कि जितनी भी शिक्षा है वो करीब करीब शासन नियंत्रित है। इसके जो नियम है वो शासन द्वारा बनाए जाते हैं या शासन के द्वारा निर्देशित जो लोग हैं या जो काउंसिल्स है वो इन सब चीजों को बनाती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें आया है कि जो संहिता ग्रंथ थे आयुर्वेद के, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और ऐसे कई प्रकार के लाखों ग्रंथ थे उस जमाने में, जो जिसके आधार पर ये शिक्षा होती थी। यानी ये कहा जाता था जैसे दक्षिण में अष्टांग हृदय का अध्ययन बहुत अच्छे से होता था, और जिसने अष्टांग हृदय पढ़ लिया बहुत अच्छे से अपने गुरु के पास रह के 5 साल 10-12 साल में, वो एक अच्छा वैद्य बन जाता था। या चरक संहिता का जिसने अपने गुरु के पास अध्ययन किया है वो एक अच्छा वैद्य बन जाता था। अब ये जो संहिता ग्रंथ थे ये नए सिस्टम में रेफरेंस बुक बन गए। इसके कारण ये जो नई रचना है पूरी शिक्षा की, इसमें टेक्स्ट बुक की जरूरत होती है। अब इसका भी एक अलग प्रकार से कारण है जिसका मैं जिक्र आगे करने वाला हूं। अब इसके कारण हुआ ये कि ये जो विकेंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी आयुर्वेद की वो केंद्रित हो गई। यानी अभी पूरी आयुर्वेद शिक्षा का जो नियंत्रण है ये मैं जिस काउंसिल का अध्यक्ष हूँ वो काउंसिल करती है पूरी की पूरी। इसमें दूसरा कोई अपना दिमाग नहीं लगा सकता,
जो वहां पर तय होता है उसका पालन सबको करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज को करना पड़ता है, कॉलेज को तो करना ही करना पड़ता है, क्योंकि वो यदि वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जो डिग्री देते हैं वो हमारे शेड्यूल में यदि नहीं है तो वो डिग्री को कोई अर्थ नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। इस प्रकार से इसका बहुत ज्यादा ये तो सभी मेडिकल फैकल्टी को लागू है। एलोपैथी में भी वैसा होता है, होम्योपैथी में भी वैसा होता है। सभी एक प्रकार से ये जो व्यवस्था है वो केंद्रित हो गई। और एक बदलाव इसमें आयुर्वेद शिक्षा में आया कि हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहते थे, यानी आज भी कहते हैं अष्टांग आयुर्वेद। ये शब्द का बहुत इस्तेमाल आयुर्वेद के विषय में होते रहता है। अब ये जो अष्टांग आयुर्वेद है, यानी 8 अंगों का जो आयुर्वेद था वो 16 अंगों में परिवर्तित हो गया। और ये 16 अंगों में परिवर्तित होने के कारण ये 16 अंगों में क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि ये जो जरूरत है, ये जो जरूरत है वो जरूरत के कारण ये 16 अंगों में परिवर्तित हुआ। अभी इसका कारण और एक हुआ कि आयुर्वेद की जो अपनी विचार परंपरा थी वो खंडित हो गई। अब ये आयुर्वेद की विचार परंपरा थी क्या? तो हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो दर्शन शास्त्रों पर आधारित है। आज दर्शन शास्त्र ये फिलॉसफी के रूप में पढ़ाए जाते हैं सभी, लेकिन आयुर्वेद और अन्य भारतीय शास्त्रों के लिए ये बेसिक साइंसेस का काम करते थे। आयुर्वेद के लिए सांख्य और वैशेषिक और न्याय और मीमांसा ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये तो उनका आधार है। उसके आधार पर ये सब शास्त्र खड़े हुए हैं। तो उसकी जो विचार परंपरा थी वो किसी कारण से खत्म हो गई, और इसका जो परिणाम है वो अभी धीरे धीरे दिखने लगा है। और एक विशेषता इसमें है कि इसमें एडमिशन लेने वाला जो विद्यार्थी है वो 12वीं तक आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी आयुर्वेद में आने लगा। अब जिसने कभी ये आयुर्वेद के जो मूलभूत विषय है या आयुर्वेद के जो आधारभूत विषय, मूलभूत भी नहीं बोलता मैं, आधारभूत विषय है, उसके नाम तक नहीं सुने थे। अब ये विचार परंपरा की बात मैंने इसलिए की कि 12वीं तक जब लड़का साइंस में पढ़ता है तो आप सब लोग जानते हैं कि यदि वो 8वीं कक्षा में कोई केमिस्ट्री का प्रयोग करता है तो वो केमिस्ट्री के प्रयोग से आज दुनिया में न तो इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है, न हायर रिसर्च में उसका कुछ उपयोग होता है। फिर उस प्रयोग का उपयोग क्या होता है? उस प्रयोग का ये उपयोग होता है कि उस 8वीं कक्षा के विद्यार्थी की विचार परंपरा उस प्रकार ढाली जाती है। एक प्रकार से विचार करने की जो पद्धति है उसमें वो जो प्रयोग है केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, उसका प्रभाव, वो प्रयोग का प्रभाव उसके विचार पद्धति पर पड़ता है। तो ये जो विचार पद्धति आयुर्वेद की होनी चाहिए थी वो मॉडर्न साइंस की हो गई। अभी इसका परिणाम ये हुआ कि ये 12वीं के बाद जब विद्यार्थी मेडिकल को जाता है तो उसको ये नहीं लगता कि मैं कहाँ है, या इंजीनियरिंग को जाता है तो उसको ये नहीं लगता कि मैं कहाँ है, वो बीएससी को जाता है तो उसको ये नहीं लगता है मैं कहाँ है। लेकिन वो जब आयुर्वेद में आता है तब उसको लगता है कि मैं आया कहाँ है, ये पदार्थ विज्ञान नाम की चीज कहाँ से आ गई, ये सांख्य क्या है, इसका क्या उपयोग है। बाहर लोगों को पूछता है तो वो बोलते सांख्य तो फिलोसॉफी है, और आयुर्वेद बोलता है कि ये हमारी फिलोसॉफी है ही नहीं, फिलोसॉफी होगी फिलोसोफर्स के लिए कि, लेकिन हमारे लिए तो ये आधारभूत विज्ञान। तो ये जो फर्क इसमें हमारी विचार परंपरा में आया, उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर बहुत ज्यादा प्रमाण में पड़ने लगा। अभी ये व्यवस्था जो है नई और पुरानी, इसमें और एक फर्क है कि जब गुरु के पास जो वैद्य हैं वो शिक्षा प्राप्त करके, और पुराने जमाने में वो जब अपने प्रैक्टिस में लगता था तब उन्हीं में से कोई राजवैद्य होता था, उन्हीं में से कोई जो है वो प्रसिद्ध वैद्य होता था, और उसका आधार था उसका ज्ञान का स्तर। उसका जो ज्ञान का स्तर है उसको गिनने की वैसे फॉर्मल कोई व्यवस्था थी नहीं, यानी उसने परीक्षा ली है इसलिए वो राजवैद्य बना, उसने ये परीक्षा दी है इसलिए वो स्पेशलिस्ट बना, ऐसा नहीं हुआ करता था। ये जो व्यवस्था है यानी उसके ज्ञान का जो स्तर है वो उसकी उपयोगिता पर निर्भर रहता था, लेकिन अभी ये परीक्षा पर निर्भर हो गया। यानी आप स्पेशलिस्ट कब कहे जाते? जब आप एमडी है, वो चाहे काय चिकित्सा में हो, यानी आयुर्वेद के विषय में भी, आयुर्वेद में भी ये एमडी और एमएस वगैरह ये सभी डिग्रियां जैसे एलोपैथी में है वैसी आ गई है। तो हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो एमडी हुआ है इसका मतलब वो ग्रेजुएशन से कुछ ऊपर का, स्नातक के ऊपर, स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम उसने किया है, उसके बाद में वो पीएचडी करता है तो वो उससे ज्यादा पढ़ता है,
ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके ज्ञान का जो उपयोग है वो उतना ही रहे या एक बीएमएस डॉक्टर से ज्यादा रहे, इसकी कोई जरूरत आज के तारीख में आयुर्वेद में महसूस नहीं होती। ये एक बदलाव एलोपैथी में, इसकी विशिष्ट रचना है। तो एमबीबीएस से एमडी में क्या फर्क होगा, एमडी से डीएम में क्या फर्क होगा, इसकी एक निश्चित सुनिश्चित रचना उनके पास है। इस प्रकार की रचना, ये डिग्री की तो की है, लेकिन ये स्तर की जो रचना होनी चाहिए, ट्रेनिंग के स्तर की जो रचना होनी चाहिए, वो अभी तक आयुर्वेद में जिस प्रकार से आनी चाहिए वो उस प्रकार से नहीं आई है। और एक कारण इस काल में हुआ वो यानी बिना कारण एलोपैथी से तुलना। अब ये एलोपैथी में 5.5 साल का कोर्स है, इसलिए फिर ये भी होना चाहिए। इसका कारण था क्योंकि सभी शासन नियंत्रित हो गया। शासन नियंत्रित होने के कारण फिर दो यदि डिग्री है, दोनों मेडिकल की डिग्री है, तो वो एक समान होनी चाहिए। इसलिए वो 5.5 साल का था, इसलिए ये 5.5 साल का हो गया। बीच में एक 7.5 साल का भी कोर्स आयुर्वेद में हुआ करता था, लेकिन उसमें जो पहले के जो 2 साल थे उसको प्री आयुर्वेद बोलते थे, उसको आयुर्वेद नहीं बोलते थे। आयुर्वेद का मुख्य कोर्स जो है वो 5.5 साल का ही रहा है। और इसका कारण ये है कि एलोपैथी से तुलना, जैसा कि मैंने बताया कि ये एमडी आयुर्वेद और एमएस आयुर्वेद, ये सब जो चीजें आई वो भी वो तुलना के कारण आई। अब ये तय होने लगा फिर कि जिसको अच्छे मार्क मिलते हैं नीट में या कोई एंट्रेंस में या पुराने जमाने में मैट्रिक में, वो एलोपैथी को पहले जाता था, क्योंकि उसकी डिमांड, उसमें मिलने वाला सम्मान, उसमें मिलने वाला पैसा, ये इस क्षेत्र में मिलने वाले से ये सब ज्यादा हुआ करता था। इस प्रकार से ये तुलना के कारण इसका जो एक क्या कहते हैं गंभीर परिणाम समाज के सोचने पर भी हुआ और आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर है उसके ऊपर भी हुआ। इसके साथ साथ और एक चीज उसमें हुई, उसका नाम है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक शास्त्र का, जैसे आयुर्वेद है, उसमें एलोपैथी की या मॉडर्न मेडिसिन की या मॉडर्न साइंस की कुछ चीजें जब जोड़ी जाती हैं तब उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन इस शब्द का विपर्यास होते गया और इंटीग्रेशन यानी आयुर्वेद की शिक्षा जिसने ली है उसको एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन, इस प्रकार से उसका अर्थ बन गया, जो सर्वतः गलत था। मैं हमेशा इंटीग्रेशन के विषय में उदाहरण देता हूँ, आयुर्वेद का नहीं देता हूँ, मैं एलोपैथी का देता हूँ। कि जैसे योग का एलोपैथी के साथ इंटीग्रेशन बहुत अच्छे प्रकार से हुआ। अभी एलोपैथी के साथ योग का क्या इंटीग्रेशन हुआ कि आप प्राणायाम करने के बाद, ये फलाना प्रकार का प्राणायाम करने के बाद आपकी ब्लड शुगर कम होगी, ये यदि आसन करोगे आप तो आपका बैकएक कम होगा, ये यदि आप प्राणायाम का प्रकार करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये प्राणायाम करने के बाद वो प्राण का क्या होगा या उदान का क्या होगा, समान का क्या होगा, इसके बारे में एलोपैथी का डॉक्टर बात ही नहीं करता। वो ये बताता है, वो योग बराबर बताता है, वो मेडिटेशन करो ये बताता है, लेकिन योग का जो चित्तवृत्ति निरोधा है, ये उसका जो मुख्य लक्ष्य था, वो ये इंटीग्रेशन में समाप्त हो गया। अभी मैं और एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उसका आधुनिकीकरण उस शास्त्र के लिए जो उपयोगी पाठ था वो उसने ले लिया और उसके साथ, और ऐसा कई बार होता है, कई शास्त्रों के बारे में होता है, पहले आयुर्वेद के साथ भी कई शास्त्रों के साथ हुआ था। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा एक भाग है कि समय के अनुसार एलोपैथी में ऐसा ध्यान में आया कि ये जो नैसर्गिक रीति से उपलब्ध जितनी भी दवाइयां हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, तुलसी है और बाकी भी जितनी भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दवाइयां, ये वनस्पति है, इसका उपयोग एलोपैथी में भी करते आना चाहिए। फिर इस विषय पर जितना भी आधुनिक रिसर्च हुआ, आधुनिक संशोधन हुआ, उसको एकत्रित करके एलोपैथी की भाषा में उसको रख के उसको नाम दिया गया है न्यूट्रास्यूटिकल। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद की करीब करीब 200 वनस्पतिक दवाइयां अभी ये न्यूट्रास्यूटिकल नाम से बाजार में भी उपलब्ध है, और उसको आयुर्वेद वाले तो वो वात पित्त कफ, लेकिन उसमें ये न्यूट्रास्यूटिकल में वात पित्त कफ नहीं है। किसी भी चीज में जब वात पित्त कफ आता है तभी वो आयुर्वेदिक कहलाता है। लेकिन वो यदि बोला है कि अश्वगंधा एंटी इन्फ्लेमेटरी, अश्वगंधा का उपयोग थकान दूर करने के लिए होता है, या शतावरी ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो एलोपैथी हो जाता है। तो ये जो विचार परंपरा का जो फर्क है, द्रव्य वही है, यानी वनस्पति वही है, लेकिन जो उपयोग में भिन्नता आती गई इसमें, इसको कहते हैं सही मात्रा में इंटीग्रेशन।
आयुर्वेद में ये जो आधुनिक विज्ञान का जो इंटीग्रेशन जिस प्रकार होना चाहिए था, जिसकी आज बहुत जरूरत है, वो इंटीग्रेशन हुआ नहीं। जैसे एक्सरे है, एक्सरे एक सामान्य उदाहरण मैं देता हूँ कि रेडियोलॉजिस्ट उसका रिपोर्ट लिखता है, उसका उस प्रकार का ट्रेनिंग रहता है, उसकी भाषा जो रहती है वो एलोपैथी की रहती है, मॉडर्न मेडिसिन की रहती है। आयुर्वेद में आज तक ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि इसे भग्न तो आयुर्वेद में भी है, उसके प्रकार भी बताए गए हैं, लेकिन उसी एक्सरे को आयुर्वेद की परिभाषा में लिखा जा सकता है क्या, इसका विचार भी दुर्दैव से आज तक हुआ नहीं, ऐसा प्रयास भी नहीं हुआ। इसलिए आयुर्वेद में ये रेडियोलॉजी का जो अभ्यासक्रम पोस्ट ग्रेजुएशन का शुरू हुआ था, इसके कारण वो रोक देना पड़ा। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जब तक ये हम समझते नहीं, जैसे कई प्रकार के बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हम लोग करते हैं, या कई प्रकार की इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, सोनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग भी आयुर्वेद में निदान के लिए हो सकता है, करते भी है, प्रैक्टिस में तो करते ही करते हैं। अब इसका आयुर्वेद के अनुकूल इसका इंटरप्रिटेशन करना, वात पित्त कफ के अनुकूल इसका इंटरप्रिटेशन करना, इसकी जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। इसलिए होता यह है कि वो रिपोर्ट रहता है अंग्रेजी में, और वो वैद्य उसको देख के उसका वात पित्त कफ में उसको जिस प्रकार से लगता है उस प्रकार से उसका कन्वर्शन करता है और उस प्रकार से उसका उपयोग करता है। तो ये इंटीग्रेशन नाम की जो चीज थी, उसके कारण आयुर्वेद का, इसकी समझ ठीक ढंग से नहीं होने के कारण आयुर्वेद का एक प्रकार से नुकसान ही हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आयुर्वेद शास्त्र में और एक परिवर्तन ये इसमें से आया, वो ऐसा था कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति थी, तो उसको एक चिकित्सा शास्त्र बना दिया। आज हम देखते हैं जितने आयुर्वेद के वैद्य हैं वो रुग्णों को ठीक करते हैं, वो बीमार ना पड़े इसके लिए विशेष प्रकार के कोई क्लिनिक नहीं है। उसकी कोशिश की गई थी सीसीआईएम की तरफ से, लेकिन लोगों को भी समझता नहीं कि मैं, यानी बीमार पड़ने के बाद ही वैद्य या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसे समाज की भी मानसिकता बन गई है। वो हम यदि बदल सकेंगे तो ही ये जीवन पद्धति वाला जो भाग है उसको हम ठीक ढंग से जीवन में ला सकेंगे। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार से इसको देखा जाता है। आयुर्वेद में बहुत छोटी छोटी चीजों का उल्लेख और उसके उपयोग और उसके बारे में श्लोक है। जैसे स्नान करने से क्या लाभ होते हैं, 8 प्रकार के लाभ होते हैं, ये 2 श्लोक में उन्होंने बताया है। अब मैं एक बार ऐसे ही बैठे बैठे नेट पर ढूंढ रहा था कि इस पर किसने काम किया है, क्या ये आधुनिक रिसर्च है क्या। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया जब मेरे को वो जो 8 उन्होंने परिणाम बताए हैं, वो 8 के 8 पर रिसर्च पेपर मिले। ज्यादातर काम जो है जापानीज लोगों ने करके रखा है, इसका ये उपलब्धता है उसकी। तो हम लोग जब ये श्लोक पढ़ाते हैं उसको, तब उसके साथ में ये जो चीजें यदि हम बताएंगे कि नहीं भाई ये जो है, ये क्योंकि ये आधुनिक संशोधन की भाषा जो है वो बड़ी प्रभावशाली है। पुराने जमाने में जैसे धर्म का आधार लेकर सब बताया जाता था, धर्म और अधर्म की भाषा में सब चीजें बताई जाती थी, अभी वैसा ही ये संशोधन और साइंस और यानी साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक इस प्रकार का उपयोग जो है वो शब्दों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से इसका जो वैलिडेशन कहते हैं, वो वैलिडेशन कई बार पढ़ाते समय ये शिक्षा में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब इसके लिए होना क्या चाहिए, इसके लिए यदि उसको समयानुकूल बनाना है तो आयुर्वेद शिक्षा के नीति निर्धारण की आवश्यकता है। अभी ये जो कॉपी पेस्ट है, यानी जैसा एमसीआई कहती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वैसा ही ये सोचते हैं कि इन्होंने करना चाहिए, वो पहले रुकना चाहिए। और आयुर्वेद शिक्षा के लिए नीति निर्धारण की आवश्यकता है कि आयुर्वेद को कैसे पढ़ाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज के सिलेबस में बाकी सब श्लोकों के साथ में एक संहिता पढ़ाने का एक विषय है। अब संहिता पढ़ाने की अपनी एक पद्धति है, वो ये आधुनिक पद्धति से पढ़ाई नहीं जाती, और वो गुरु से शिष्य की तरफ जाने की, गुरु एक है और शिष्य कितने हैं वो प्रश्न अलग है, लेकिन उसको पढ़ाने की एक विशिष्ट व्यवस्था थी। उसके लिए उसको तंत्र युक्ति आना जरूरी था, उसके लिए उसको लेशोक्त और अनुक्त में का फर्क समझना आवश्यक था। वो संहिता का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस को समझना आवश्यक रहता था। ये जब तक हम ये संहिता के पढ़ाई में नहीं लाते हैं, तब तक के संहिता का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं होता है। तो अभी आयुर्वेद के सामने ये चैलेंज है कि बाकी सब जो विषय है वो तो ये आधुनिक पद्धति से, जिसको वेस्टर्न पेडागोगी बोलते हैं, उस आधार पर सिखाए जाते हैं, लेकिन ये संहिता एक ऐसा विषय है कि इसको अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए।
अब अलग ढंग से यदि पढ़ाया जाना चाहिए तो शिक्षकों की उस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आपका ये जो विषय है ये इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इन्हीं संविधाओं के भरोसे पे हजारों साल तक वैद्यों ने इस भारतीय समाज की सेवा की और चिकित्सा की, और आज के ये क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल की भाषा में वो भी एलोपैथी से ली गई है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल। उसमें ये संहिता जो विषय था ये इसको नॉन क्लिनिकल में डाल दिया। यानी संहिता ये दरअसल बेड साइड सिखानी चाहिए, पेशेंट को बाजू रखकर यदि संहिता पढ़ाई जाती है तो वो ठीक से समझते। अब वो सब जो है वो संस्कृत भाषा का महत्व धीरे धीरे कम होने के कारण और लोगों ने नहीं समझने के कारण ठीक ढंग से ये जो सब समस्या है वो आने लगी। और संस्कृत ये जो 12वीं से लेकर आता है वो जरूरी नहीं है कि उसका संस्कृत का जो अध्ययन है, संस्कृत की जो समझ है वो भी टेक्निकल संस्कृत, क्योंकि काव्य और नाटक और अन्य चीजें समझने के लिए जो संस्कृत लगता है वो अलग है, और आयुर्वेद जैसे शास्त्र को समझने के लिए जो संस्कृत लगता है वो अलग है। जैसे अभी पिछले साल हम लोगों ने आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत के टेक्स्ट बुक 2 पार्ट में विकसित किए हैं। अभी उसमें शब्द रूपावली और धातु रूपावली भी हमको बदलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जिंदगी भर वात शब्द का उपयोग ज्यादा करते हैं। उसकी जो विभक्तियां हैं वो हम बार बार हमारी संहिताओं में पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार से आने वाली, लेकिन हम याद रामा रामो रामा रामा रामो रामा याद करने में कोई दिक्कत नहीं उसी से, लेकिन याद करते समय ये 12वीं वाले विद्यार्थी को वाता वातो वाता प्रथमा यदि करते हैं हम अकारांत पुल्लिंगी शब्द की दृष्टि से, तो वो उसे संहिता पठन में ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए उसमें सभी जितने भी शब्द लिए गए हैं वो सब आयुर्वेद के अनुकूल या आयुर्वेद के संहिताओं में वो शब्द जितने ज्यादा प्रमाण में आए हैं उस प्रकार से उसमें लिए गए हैं। अभी और एक संस्कृत के बारे में मजेदार बात है कि रामटेक में हमारा जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके जो माननीय कुलगुरु है डॉक्टर वरखेड़े जी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, और उसमें यदि कोई भी ग्रंथ डाला जाता है संस्कृत का तो वो उसका व्याकरण का ब्रेकअप देता है, यानी उसमें कितने बार कौन से समास का उपयोग हुआ, कितने बार किस प्रकार के संधि का उपयोग हुआ, ऐसे वो व्याकरण का ब्रेकअप देता है। तो उन्होंने अष्टांग हृदय उसमें डाल के देखा और उसमें ध्यान में आया कि उसमें द्वंद्व समास का उपयोग, जहां तक मुझे यदि ठीक से याद है तो द्वंद्व समास का जो उपयोग है ये सबसे ज्यादा होता है, और कुछ भाग ऐसे हैं व्याकरण के जिसका उपयोग ही नहीं होता उसमें। अभी संस्कृत यदि हमको थोड़े समय में पढ़ाना है, लेकिन क्योंकि ये सब उसको बनना तो आखिर वैद्य है, उसको संस्कृत पंडित तो बनना नहीं है, तो ये संस्कृत का अध्ययन किस प्रकार से होना चाहिए ये हम लोगों ने देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो वृक्षायुर्वेद जैसे चीजें थी, गजायुर्वेद थी, आहार शास्त्र था, गंध शास्त्र था, ये सब आयुर्वेद के समकालीन शास्त्र थे। उसके अलग अलग प्रकार से जो संदर्भ है वो इन संहिताओं में आते रहते हैं, लेकिन इसका अध्ययन आयुर्वेद के विद्यार्थी का छूट गया। वो सिर्फ रोग और उसके आयुर्वेद की चिकित्सा यहाँ तक वो सीमित रहा। तो उसको युगानुकूल करते समय ये सब पूरी चीजें जो है वो कहीं तो भी बैकग्राउंड में आनी चाहिए। इस प्रकार का एक विचार जो है वो अभी सामने आने लगा है। इसके साथ में ये नीति निर्धारण जब हम करते हैं तो उसके साथ में अभ्यासक्रम में यानी करिकुलम में बदलाव लाना चाहिए। अब ये अभ्यासक्रम में जो बदलाव आएगा उसके अनुसार फिर पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में बदलाव आना चाहिए। अब ये सिलेबस जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जो विषय हैं वो वेस्टर्न पेडागोगी से पढ़ाए जाते हैं, और कुछ चीजों में, कुछ विषयों में हमारी अपेक्षा रहती है कि ईस्टर्न पेडागोगी की दृष्टि से उसको पढ़ाया जाए। तो उस प्रकार से टेक्स्ट बुक भी बनने चाहिए और उस प्रकार से सिलेबस भी बनने चाहिए। इंटीग्रेशन जो होना चाहिए वो मॉडर्न साइंस के साथ होना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन के, एलोपैथी के साथ इंटीग्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आवश्यक ज्ञान है उतना वैसे भी आ जाता है, और आजकल तो जिस प्रकार से जानकारी की उपलब्धता है उसको देखते हुए तो ये इस प्रकार एलोपैथी, आयुर्वेद डॉक्टर ने एलोपैथी की दवाई देना वगैरह, इससे तो ये तो हम लोग कतई मान्य नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मॉडर्न जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी अभी बीमारियां आ रही है नई नई प्रकार की, उसका भी उल्लेख आयुर्वेद में उन्होंने अनुक्त व्याधि चिकित्सा नाम से किया है। चरक महाराज को ये मालूम था कि सभी रोगों का वर्णन एक ग्रंथ में नहीं हो सकता,
और ये भी उनको मालूम था कि समय के अनुसार बीमारियां बदलेगी, तो उसको उन्होंने कहा अनुक्त व्याधि। और ये अनुक्त व्याधि का विचार, यानी अनुक्त यानी जो बताई नहीं गई है ऐसी, तो ये यानी चरक संहिता में बताई नहीं गई है ऐसी व्याधि, तो उसका विचार कैसा करना चाहिए, उसके उन्होंने नियम बनाए। और वो जो नियम है, आज जैसे HIV एड्स आया या कोरोना आया या इस प्रकार से कोई भी आगे जाके नई कोई भी चैलेंज सामने आता है, तो उसका बहुत अच्छा उत्तर ये आयुर्वेद निश्चित रूप से ढूंढ सकता है, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था ये संहिता अध्ययन में अंतर्निहित है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ कि फिरंग रोग यानी सिफिलिस जब भारत में आया, तब इसी परंपरा से शिक्षित जो वैद्य थे, उन्होंने उसके श्लोक बनाए, उसको संप्राप्ति बोलते हैं, कि ये रोग निर्माण कैसे हुआ। वो श्लोक बनाकर रुके नहीं, उसके लक्षण और उसकी जिसको संप्राप्ति यानी पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं या पैथोलॉजी बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, उसको उसके श्लोक उन्होंने बनाया। आज आपको माधव निदान में उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। यहीं तक वो रुके नहीं, तो चोक चीनी जो नाम से हम जानते हैं कि चीन से आई हुई थी, एक चाइनीज मेडिसिन का उन्होंने उसके लिए उपयोग ढूंढ के निकाला। अब जो चीज पूरी नहीं थी, फिरंग रोग भारत के लिए नया था, पोर्तुगीजों के साथ यहाँ पर आया, ये सब आप सब लोग जानते हैं। उसका अध्ययन करके उसकी संप्राप्ति और उसको आयुर्वेद में अंतर्भूत करके उसकी चिकित्सा अन्य किसी देश में मिलने वाली दवाई से करने की क्षमता उस जमाने के आयुर्वेद अध्ययनों में थी। वैसी चीजें कोरोना के बारे में है कि ये जो क्षमता है ये अंतर्निहित है। अब आज भी जो भी दवाइयों के बारे में कंट्रोवर्सी शुरू है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब क्षमता का प्रश्न आता है, जब शास्त्र की क्षमता का प्रश्न आता है, तब हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से ये क्षमता जो है वो आयुर्वेद में अंतर्निहित है, इनबिल्ट है ये क्षमता, चाहे कोई भी कभी का भी आए। लेकिन क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है वो उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से की है। CCIM की तरफ से पिछले साल हमने 2 काम किए। एक तो प्राचार्यों का सर्वेक्षण किया, यानी प्राचार्यों से एक सर्वेक्षण करवाए कि जिसको हम फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इश्यूज बोलते हैं। तो आयुर्वेद क्षेत्र में जो फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इश्यूज है, ऐसे 14 इश्यूज निकाले और उसके बारे में उनको प्रश्न पूछे गए। CCIM यानी सेंट्रल काउंसिल भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की ओर से 2019 में यानी पिछले साल की जनवरी में बंगलोर IISc बंगलोर में एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ली थी 2 दिन की, और उसमें ये सब प्राचार्यों को बुलाया गया था कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से आपके कॉलेज का होना चाहिए, इस पर चर्चा की, कुछ उनको नई जानकारी मिले इसकी भी व्यवस्था की थी, उसी में सर्वे किया था। मजे की बात ऐसी है कि सभी प्राचार्यों ने ये कहा कि टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसका और एक कारण है कि जितने भी हमारे देश के प्रोफेशनल कोर्सेस है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, एक आध 2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी शिक्षाविद नहीं है, एजुकेशनिस्ट कहीं भी नहीं है। ये जो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस में सभी एकेडमिशियंस हैं, सभी एकेडमिशियंस है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो अपने विषय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए जिस शास्त्र को उन्होंने पढ़ना चाहिए, इससे ट्रेंड कोई व्यक्ति, यानी अच्छे से ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं, शिक्षाविद जिसको बोलते हैं, ये इस प्रोफेशनल कोर्स में नहीं है। वही हाल आयुर्वेद का भी है, आयुर्वेद में शिक्षाविद नहीं है, एकेडमिशियंस बहुत है। और इसके कारण इस शिक्षा पद्धति का पढ़ाया कैसे जाए आयुर्वेद, इसके ऊपर जो विचार एक होना चाहिए, वो विचार अब तक सुसूत्र ढंग से नहीं हुआ है। लोगों ने विचार किया है, लिखा है वो, लेकिन ओपिनियंस है, यानी जो मत है वो बहुत ज्यादा है, अध्ययन किसी का नहीं। तो इस प्रकार का अध्ययन शुरू हो, इसलिए एक टास्क फोर्स बनाने की कोशिश अभी CCIM में चल रही है, जो सिर्फ आयुर्वेद की या भारतीय शिक्षा कैसे दी जाए इस पर संशोधन करे, उसके लिए भी कोशिश चल रही है। वैसे विद्यार्थियों का भी हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया और उसमें भी 51 प्रश्न दिए थे उनको, और बहुत अलग अलग ढंग से उनको प्रश्न पूछे गए थे कि वो आखिर चाहते क्या है। हमारी शिक्षा पद्धति की एक मजेदार बात है ये है कि वो टीचर सेंट्रिक है। ये बेचारे विद्यार्थी को कोई पूछता ही नहीं कि ये शिक्षा से तुझे क्या चाहिए, सभी देखा जाता है कि ये पढ़ाया कैसे। अब उस विद्यार्थी से सिर्फ यही अपेक्षा रहती है कि उसने ठीक से पढ़ना चाहिए और परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए।
इसके अलावा इस शिक्षा से वो क्या चाहता है इसके बारे में कोई उसे पूछता नहीं। वो पूछने की जो पहल है वो हम लोगों ने, वह भी पिछले साल हम लोगों ने शुरू की थी। अभी वो डेटा जो है वो एनालिसिस के लिए गया है। उसमें एक मजेदार बात मेरे ध्यान में आई कि इन प्रश्नों में से एक प्रश्न ऐसा था कि समझो हाइपोथेटिकली आपको यदि एमबीबीएस को एडमिशन मिलती है तो आप जाओगे, तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि उसमें से 55% विद्यार्थियों ने ये कहा कि हम लोग एमबीबीएस में नहीं जाना चाहते, हमको ये जो मिल रहा है ये ठीक है, ये उसका कहना था। ऐसे कई प्रश्न थे जिसके बारे में अपने को, जब जैसे टीचर को ट्रेनिंग देना चाहिए क्या, ऐसा आपको लगता है? इसके बारे में भी मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी ने 91% विद्यार्थियों ने ये बोला कि हाँ, हमारे शिक्षकों को यदि ट्रेनिंग मिलती है तो वो ज्यादा अच्छा सिखाए। इस प्रकार से कई प्रश्न उनसे पूछे गए और उसका जो उसके जो निष्कर्ष है वो बहुत अलग आने वाले हैं, जिसका हमको ये करिकुलम और सिलेबस डिजाइनिंग में बहुत उपयोग जो है वो होगा और होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सर्वप्रथम आज की यदि, अच्छा, दूसरी महत्व की बात ऐसी है कि आयुर्वेद शास्त्र इतने सालों से टिका है, इसका मतलब उसकी उपयोगिता है। जिसकी उपयोगिता नहीं रहती वो शास्त्र जो है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, काल कवलित हो जाते हैं, काल ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद अभी भी टिका है क्योंकि उसकी उपयोगिता है। अभी प्रश्न ये है कि ये अच्छे ढंग से कैसे इसको रखा जाए, संजोया जाए और सिखाया जाए। तो इसके लिए यदि वेस्टर्न पेडागॉजी से भी, यानी पाश्चात्य पद्धति से भी इस शास्त्र को यदि पढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत विचार मंथन, बहुत प्रकार के विचार, ये सब चीजें आयुर्वेद में चली रही है और उसके आधार पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से लिए जा रहे हैं और उसका जो परिणाम है आने वाले साल 2 साल में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है शिक्षा के बारे में, उसमें भी बहुत मतांतर है। लेकिन मैंने जो कहा था कि इसका जो सरकार नियंत्रित और समाज नियंत्रित, ये जो भाग है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अपने को समय के साथ चलना पड़ता है। अब आज ये बोलकर कि भाई ये ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, चलेगा नहीं, क्योंकि रचना जो है वो मुख्य रूप से सरकार के अधीन रहती है और वहीं उसको सरकार ही उसको नियंत्रित करना चाहती है और करती भी है। अब इसके साथ पैसा कौन डालेगा इस सेक्टर में, ये जब प्रश्न आता है तब ये प्राइवेटाइजेशन का सवाल आता है। तो ये शिक्षा क्षेत्र ये आजकल इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हुआ है। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते थे कि शिक्षा का जो खर्चा है पूरा सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जैसा है और इसको लगने वाले जो फल है वो हम ही खाने वाले, इसलिए वो वृक्षों को पानी देते समय इसका मुझे उपयोग क्या, ये पूछना नहीं चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी, वैसा उन्होंने लिखा भी है। लेकिन आजकल जो रचना चल रही प्राइवेटाइजेशन में, उसमें वो इन्वेस्टमेंट का इलाका है और इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं सभी जो फीस है जिस प्रकार से, उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसके साथ में सब कायदे कानून लगते हैं, उसको सब देखते हुए भी इसके साथ चलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद के बारे में और एक चैलेंज का विषय वो है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में आज तक जिस प्रकार की रचना थी, आयुर्वेद का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, सहयोग नहीं था। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये एलोपैथी के ट्रीटमेंट का खर्चा बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, जीवन पद्धति से संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, उससे ये ध्यान में आ रहा है कि वैसे भी मेडिकल प्लूरलिज्म जिसको कहते हैं कि एक समय पर बहुत सारी वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध रहना, ये अपने देश की विशेषता है। अब लेकिन अभी जिसको हम इन ट्रू सेंस इन्होंने साथ में काम करना बोलते, वैसा अभी होता नहीं। हमारे यहाँ अभी निर्णय कैसे होता है कि वो पेशेंट तय करता है कि अपने को आयुर्वेद लेना है, होम्योपैथी लेना है या एलोपैथी लेना है। अब कई बार ऐसे होता है कि वो एक समय पर 2-3 पैचेस की दवाइयां लेते रहता है और उसमें भी मेरा मजे का एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जैसे मधुमेह के रुग्ण हैं, डायबिटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट यदि ले रहे हैं और वो डायबिटोलॉजिस्ट ने ये बोल भी दिया कि आप आयुर्वेदिक दवाई मत लो, तो ये आयुर्वेदिक दवाई लेना बंद नहीं करता, वो मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ ये उस डॉक्टर को बताना बंद कर देता। तो ये जो मेडिकल प्लूरलिज्म की अपने समाज की एक जो विशेषता है, उसको भी हम लोगों को ये सब चीजें, इन सब चीजों का विचार करते समय
ध्यान में रखना चाहिए और ये सब चीजें साथ में कैसी चले इसका भी हमको विचार करना चाहिए। तो ये समकालीन होना चाहिए, इसका मतलब वो जो उसकी जो व्यवस्था है वो समकालीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों ने हमारी जो परंपरा का धागा जो है विशेष रूप से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, वो हमारे से छूटना नहीं चाहिए। मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाली पीढ़ी से कि नई संहिता का, युगानुकूल संहिता का निर्माण होना चाहिए। क्यों हम चरक सुश्रुत वाग्भट तक सीमित रहे, जो 400-500 गए 250 साल में नई निर्मित कुछ नहीं है आयुर्वेद, दुर्दैव से कुछ नहीं है। इसका कारण ये विचार परंपरा का प्रॉब्लम। वैसे ही विषय जो है वो आयुर्वेद के संशोधन का एक अलग अलग से विषय है। आजकल बहुत नई नई चीजें आ गई है। आयुर्जीनोमिक्स नाम का एक शास्त्र आया है, जेनेटिक्स और आयुर्वेद को मिला के। आयुर्वेदिक बायोलॉजी नाम का एक नया शास्त्र आ गया है। ये सब लाया है आधुनिक वैज्ञानिकों ने, ये आयुर्वेद वालों ने नहीं लाया, ये सब आधुनिक वैज्ञानिकों ने लाया है। और आप यदि नेट पर सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे रिसर्च पेपर आए। अभी इसको भी आयुर्वेद की शिक्षा में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ये भी हमको देखना चाहिए आयुर्वेद शिक्षा का विचार करते समय, क्योंकि तभी ये चीजें सामायिक होती जाएगी, तभी ये चीजें जो है वो आयुर्वेद के लिए रिलेवेंट रहेगी। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि आयुर्वेद के विषय पर का पहला रिसर्च पेपर ये 1902 में पब्लिश हुआ है, कलकत्ता से पब्लिश। पुनर्नवा का डायूरेटिक इफेक्ट, ऐसा उसका यानी मूत्रल उसका प्रभाव, यह उसका पहला विषय था। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इस चीज को उस जमाने के वैद्यों ने शायद अनदेखा कर लिया और वो बस हमारी रिसर्च वाली चूक गई। और फिर वो जो रिसर्च ने मॉडर्न वाली लाइन पकड़ ली जो आयुर्वेद को लागू नहीं होती थी, अभी 125 साल, 118 साल होने के बाद, 120 साल होने के बाद में हमको अभी लग रहा है कि आयुर्वेद की रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का यदि विचार करते हैं हम लोग, तो इसका सामयिक एकत्रित विचार करते हुए हम लोगों को आयुर्वेद शिक्षा का विचार करना चाहिए, और तभी जाकर ये युगानुकूल होगी। और जिसको हम कहते हैं उपयोगी तो है ही, युगानुकूल होने के लिए हमको आगे के भी जो हमारी पीढ़ियां हैं उसका विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो आयुर्वेद की शिक्षा जो है, इसका जो युगानुकूल आदर्श है वो निश्चित रूप से उभर कर आएगा। एक विचार ऐसा भी चल रहा है कि हमारी गुरुकुल परंपरा जो है उसको यदि जिंदा रखना है तो कुछ मॉडल स्तर पर भारत में 4 या 5 जगह ऐसे गुरुकुल होने चाहिए कि जो प्राचीन पद्धति से शिक्षा दे, लेकिन वो गवर्न बाय फिर से ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या नया जो एक्ट आने वाला है NCIM बिल, उसके अंतर्गत उसका नियंत्रण होगा। उस नियंत्रण के बाहर तो कुछ जा नहीं सकता, लेकिन एक ऐसा भी प्रयास उसमें हो और उसका जो परिणाम है, क्योंकि इस प्रकार से जो प्रयास पिछले 30-40 साल में हुए, कई जगह उसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिला, कई जगह वो नहीं देखने को मिला। तो इन सब का एक समग्र अध्ययन होना चाहिए, इसमें प्रयोग होने चाहिए, तभी जो है इसका आयुर्वेद की शिक्षा का जो एक युगानुकूल आदर्श जो है वो हम खड़ा कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोगों ने शांति से सुना और आयोजकों ने मुझे मेरा मत रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार। इस चर्चा के दरमियान कुछ सवाल हमें प्राप्त हुए, एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, आयुर्वेद और सर्जरी, इस विषय में कुछ प्रकाश और उसको आप कैसे देखते हो? आयुर्वेद में सर्जरी थी। सर्जरी आज जिस प्रकार है, करीब करीब उसके पास जाने वाली सर्जरी थी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे और वो आज जितने हैं करीब करीब, यानी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट छोड़ दीजिए, लेकिन बेसिक जो सर्जरी का इंस्ट्रूमेंटेशन है वो 2000 साल में बदला हुआ नजर नहीं आता, ऐसे उस विषय के एक्सपर्ट कहते हैं। मैं उस विषय का एक्सपर्ट नहीं। सर्जरी तो थी, उसकी परंपरा किसी कारण से खंडित हो गई, उसके बारे में भी बहुत सारे मतांतर है कि वो क्यों खंडित हो गई, लेकिन वो रिवाइव भी हो रही है। कि जैसे एनोरेक्टल सर्जरी में क्षार सूत्र का उपयोग है, ये क्षार सूत्र का उपयोग अभी तो बीच में ये विचार चल रहा था कि क्योंकि वो बहुत आसान तरीका है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, तो इस प्रकार से ये एनोरेक्टल सर्जरी में जिस प्रकार आगे जाकर उसका उपयोग सिद्ध हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी है। कहीं आपको प्रैक्टिशनर भी क्षार सूत्र के मिलेंगे जो MS सर्जरी हुए हैं,
क्योंकि आयुर्वेद में भी BAMS के बाद में MS सर्जरी का पाठ्यक्रम है, तो वो लोग ये सब चीज पढ़े हुए हैं। तो उसका एक BHU में एक डॉक्टर देशपांडे थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसको रिवाइव करने की, और आज वो स्थिति जो है बहुत अच्छे स्तर में है। और ये जो सर्जरी जो है ये बेसिकली साइंस कम और आर्ट ज्यादा है। यदि आप उस व्यक्ति को सही ढंग से ट्रेनिंग यदि देते हो, वो अच्छा सर्जन बनेगा, चाहे आयुर्वेद का हो चाहे एलोपैथी का हो। लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद कहाँ कहाँ कर सकता है, तो जैसे मैंने कहा एनोरेक्टल सर्जरी में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अभी नेत्र रोग की आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, कई जगह सर्जरी की जरूरत नहीं रही। अब ये भी तो सर्जरी में का कंट्रीब्यूशन है। आयुर्वेदिक दवाइयों से कई जो चीजें हैं वो ठीक होती हुई दिखती है, और ये जो आयुर्वेदिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद दवाइयों के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत ही जरूरी है। वहां पर वो सर्जरी का आधार लेते हैं। जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी तो सुश्रुत ने भी की थी। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, इसमें कोई बात नहीं है कि सुश्रुत की पद्धति से आज कोई सर्जरी नहीं करता, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि ये ऑफ्थेल्मोलॉजी का जितना भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो OPD लेवल पर आ गया है। सुबह एडमिट हो जाओ, शाम को घर जाओ, तो यानी डे केयर सर्विस इस लेवल पर वो आ गया है। तो ऐसी कई जगह है आयुर्वेद में जहाँ पर सर्जरी का उपयोग होता आ रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी है, सिर्फ ट्रेनिंग जहाँ पर अच्छी मिलती है वहाँ के लोग अच्छा काम करते हैं। अब ये तो नियम सभी जगह लागू है। दूसरा सवाल था जो शिक्षण पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आज की व्यक्तिगत जीवन रेखा में और अभी चर्चा में है, जो कोरोनिल की जो दवाई है, जो जिसपे कोरोना के इलाज का दावा किया जाए, उसके बारे में कोई राय पूछना चाहता है। इस विषय में हमेशा आयुर्वेद पर एक आरोप होता है कि आयुर्वेद में क्लेम ज्यादा है और एविडेंस कम है। इसको ये कोरोना की महामारी के समय टालने के लिए पहले से भारत सरकार की ओर से ये प्रयास किया गया कि इसके फॉल्स क्लेम न हो। हमारे यहाँ पर कई वैद्य कहते हैं कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, मैं वो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कई बार जिस प्रकार से के एविडेंस की आधुनिक विज्ञान को जरूरत रहती है, उस प्रकार, जैसा कि मैंने कहा पुराने जमाने में जैसे धर्म की भाषा थी, आज विज्ञान की भाषा है, तो उस प्रकार से एविडेंस जनरेट नहीं होने के कारण शास्त्रीय जगत में उसकी हंसी होती है। और इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि इसका जो परिणाम है वो शास्त्रीय अध्ययन के बाद ही इसके बारे में कोई क्लेम कर सकेगा, और वह भी सरकार की परवानगी से। मैं आपको जानकारी देता हूं कि भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत मेरी काउंसिल आती है, उनकी ओर से भी मेदांता में दिल्ली में ट्रायल शुरू है कोरोना पर। लेकिन उसके बारे में भारत सरकार कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो बाहर आएगी, वो ट्रायल पब्लिश होगी, उसके लिए ये जो क्लेम्स है उसको फंडिंग देने के लिए भी आयुष मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाया, और एक बेसिकली फार्माकोलॉजी के, आयुर्वेद वाले हैं नहीं, फार्माकोलॉजी के अच्छे साइंटिस्ट है, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन अभी UGC के वाइस चेयरमैन है, उनको उस टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने ये सब जितने भी क्लेम्स है उसमें वेरीफाएबल कितने हैं इसको देखते हुए उनको अलग अलग जगह ट्रायल की परवानगी दी है, और बहुत सारी जगह ये ट्रायल शुरू हुई है। और हम लोग जानते हैं केरल गवर्नमेंट ने उसको साइंटिफिकली न लेते हुए भी बहुत बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया। गुजरात गवर्नमेंट में भी उनकी जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से एक संजीवनी ऐप जो है वो लॉन्च करके उसके आधार पर एक बहुत बड़ा 50 लाख लोगों तक जाकर इसका एक असेसमेंट सर्वे का भी काम शुरू। लेकिन इसके ऊपर सरकार चुप्पी साध के है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये शास्त्रीय भाषा में, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में ये जो भी जानकारी है वो आए, इसके अच्छे पब्लिकेशन बने, वो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाली जर्नल में पब्लिश हो, और तभी जाकर इसके क्लेम होंगे। ये जो नियम है ये कोरोनिल के बारे में तोड़ा गया, और यही उसकी समस्या है। उनकी जो ट्रायल हुई है वो तो जिस प्रकार से जानकारी मेरे पास आ रही है, ट्रायल तो ठीक हुई है, वो भी एलोपैथी के ही हॉस्पिटल में हुई है। अब सिर्फ इतना ही हुआ कि ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद बताना ठीक नहीं था, और उसके लिए सरकार भी राजी नहीं थी, इसलिए पूरे एक्सप्लेनेशन और फिर उसके कागज पत्र ये सब मामला चल रहा है। लेकिन ट्रायल तो हुई है, वो भी एलोपैथी की अस्पताल में हुई है। अब उससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, लेकिन नियम तो टूटा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और एक अगला सवाल है कि थायराइड के संबंध में, वो भी उपचार पद्धति से जुड़ा हुआ है।
थायराइड में किसी को ये बीमारी है, वो बीमारी इस प्रकार से कहा जाता। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में थायराइड की जांच और उपचार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, ये वैसे बहुत लंबा विषय है। आयुर्वेद में हम लोग थायराइड की चिकित्सा करते हैं, और मैंने जैसे बताया कि जो चीजें आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित नहीं है उसका विचार कैसे करना चाहिए, उसकी गाइडलाइन चरक संहिता में दी है। उसको कहते हैं अनुक्त रोग, मैंने मेरे भाषण में कहा था। उसी गाइडलाइन का आधार लेकर ये सब जितने भी नए नए विषय आते हैं, नए नए रोग आते हैं, जैसे पीसीओडी आया है अभी नया, जैसे हाइपोथायराइडिज्म आया है या हाइपरथायराइडिज्म आया है, इसकी जो भी चिकित्सा है वो आयुर्वेद के माध्यम से होती है। लेकिन आप सब लोग जैसे जानते हैं कि जो भी चिकित्सक है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चिकित्सा जो है वो 100% सक्सेसफुल कभी नहीं होती है, ना एलोपैथी की होती है ना आयुर्वेद की होती है। तो हर एक की मर्यादा रहती है, तो वो मर्यादा वो वैद्य जानता है और वो बताता है कि यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं कर पाऊँ, इसके आगे आप दूसरे का मत लीजिए। यानी ये सिर्फ दूसरे पैथी की बात नहीं कर रहा हूँ। चरक संहिता में जहां जहां पर सर्जरी का प्रसंग आया है वहां वहां पर उन्होंने लिखा है कि ये मेरा अधिकार नहीं है, तत्र धान्वंतराणाम अधिकार है, ये सर्जन का काम मेरा नहीं है। तो ये जो लिमिटेशन है ये वो वैद्य जानता है और उसकी चिकित्सा होती है। आपके पास वाले किसी अच्छे वैद्य को के पास जाकर इसकी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्रीय विषय और बहुत लंबा चलता है। मैं आप सबको मुकुल जी कुछ कहना चाहते हैं? मुकुल जी कुछ कहना चाहोगे?